इस वाले ऐसे के अंदर एग्जामिनर ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोज एंड कॉन्स। उसने कहा कि मुझे बता दो कि भाई अच्छी बातें क्या है, फायदे क्या है, और मुझे बता दो नुकसान। ये बात बोल पूछ। उसने हमसे हमारा डिसीजन मांगा ही नहीं कि हम क्या समझते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एआई अच्छा है या बुरा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई आप बताएं अच्छाइयाँ और बुराइयां क्या है। ये डिफरेंस होता है। देखिए, जब दो लोग बैठते हैं ना और किसी तीसरे की बात कर रहे होते हैं, अगर वो कहते हैं इसकी अच्छाई क्या है और इसकी बुराई क्या है, इसका मतलब वो अभी एनालाइज खुद करेंगे। और ये चीज डिफरेंट होती है कि यार वो अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने तुमसे सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां मांगी है, तुम इन दोनों को एक्सप्लेन कर दो और आखिरी में बताओगे कि यार उसी बुराइयों को ठीक कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मतलब समझा हमने इसका। आगे इस वाले ऐसे में यहाँ पे एग्जामिनर की जो टोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज क्रॉस्ड इट्स लिमिटेशन। वो एक जुमला कह रहा है कि एआई जो है वो अपनी हुदहुद पार कर चुकी है और एआई इतना बढ़ चुका है कि एआई जो है सारी बाउंड्रीज को तोड़ चुका है। यहाँ पे उसने एक स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट जब भी आएगी या तो आप उसके फॉर में जाओगे या उसके अगेंस्ट में जाओगे। ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा कहता है कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहाँ अपनी लिमिटेशन को क्रॉस किया है। नहीं किया। आज भी हम वही पुराने तरीकों से चल रहे हैं। हमें एआई की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसको निगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम इसे सपोर्ट कर रहे हो, तुम इसकी फेवर में कोई बात कर रहे हो, तो तुम इसको प्रूफ करोगे। अब बात समझ में आ रही है थोड़ी। दोनों टाइप के ऐसे का फर्क समझ में आया नशरा, स्पेशली आपको। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया, एवोल्यूशन दी, उसमें हमने प्रूफ किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी लिमिटेशन को क्रॉस कर दिया है। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं ना, तो हमने इसकी हेडिंग लगा दी। और फिर हमने बताया कि भाई कैसे हम एआई को लिमिट में कर सकते हैं, ये हमने कंक्लूड कर दिया। ये दूसरे टाइप का ऐसे था। इसी से मिलता जुलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ डबल एज स्वॉर्ड। अब ख्याल रहे कि तुम एक ही एआई को पढ़ के ये तीनों ऐसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। डबल एज स्वॉर्ड का मतलब होता है दो धारी तलवार। यानी इसके पॉजिटिव्स भी हैं, इसके नेगेटिव्स भी मौजूद हैं। ठीक है ना। तो अब हम इसको इस हिसाब से लेकर चलेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन दिया, एवोल्यूशन ऑफ एआई बता दिया, उसके बाद हम बताएंगे कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे, अगेन प्रॉज, फिर कॉन्स, और यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि यस, इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूजेज। हम उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ठीक है। यानी यहाँ पे आएगा मेरा एनालिसिस, एंड देर इज नो फिक्स पैटर्न ऑफ ऐसे। तुम्हें कोई बोले कि बस इसी पैटर्न पे लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, पास होगे, नहीं, ऐसा नहीं है। देर आर 101 वेज। हमें सिर्फ सही एक करेक्ट आउटलाइन बनानी है, वो बेटा तुम किसी भी वे में बना सकते हो। सही आउटलाइन बनाओगे, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगे, एग्जामिनर पास कर देगा। याद रखना, अच्छे नंबर दे देगा।
लेकिन आपकी आउटलाइन गलत हुई, ग्रामर में मसला आया कोई, तो वो फेल कर देगा वो। ठीक। अच्छा जी। अब एक कंप्लीट आउटलाइन के लिए कुछ ट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको, वो नोट डाउन करिएगा जरा। ये बहुत काम आएगा आपके ना, जितने भी डिफरेंट टाइप के ऐसे होंगे। लेकिन ज्यादातर जो ऐसे आते हैं वो आपके भी करंट थीम के ऊपर होते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये किसका आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा उसका टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग अभी चल रहा है, गर्मियां हैं, सैलाब है, सब कुछ हो रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन पे आता है, हर दफा आता है एजुकेशन के ऊपर। विमेन पे आता है। ठीक है। अब इसके लिए हम कुछ फ्रेजेस या नंबर 2 पे जो हम हेडिंग्स डालते हैं वो हम बना के रखते हैं पहले से। जैसे एवोल्यूशन ऑफ एआई, नंबर 2 अ ग्लिम्स ऑफ एआई एंड द वर्ल्ड। ठीक है, एक अच्छी हेडिंग मिल गई। इसी तरीके से एन ओवरव्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सही है। फोर्थ, एक्सप्लेनिंग एजुकेशन एंड इट्स, ये भी आप लगा सकते हैं। विमेन में क्या आ जाएगा कि करंट स्टेटस ऑफ विमेन, वुमेन्स एम्पावरमेंट, द करंट स्टेटस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे पता है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी हेडिंग मजबूत हो जाएगी। जब कहते हैं ना कुछ चीजें ऐसे में याद करके जाते हैं, तो वो ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके पास जो है वो काम आएंगी आपके। ठीक है। अच्छा, और ऐसे में क्या चीज जरूरी होती है, ऐसे में जरूरी होती है फ्रेजेस जो तुम आउटलाइन में लगाते हो। अब स्टूडेंट जो है वो इतना ज्यादा फ्रेजेस के पीछे नहीं जाता, फ्रेजेस भी आनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मुझे एक बच्चे ने चेक करवाया, उसने लिख दिया पॉवर्टी, उसने लिख दिया करप्शन। यार ये पॉवर्टी और करप्शन एक एक वर्ड है, इसका मतलब है देखो, मैंने टॉपिक लिखा पॉवर्टी, अब मैं आउटलाइन में पॉवर्टी लिख रहा हूँ। अब मुझे बताया आपको क्या समझ में आ रहा है पॉवर्टी से। पॉवर्टी से आप बोलोगे सर गुर्बती। ठीक है। अरे बेटा, तो मुझे क्या पढ़ के ये बात समझ में आ रही है कि पॉवर्टी जो है इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। मैंने लिखा कि विमेन एम्पावरमेंट जो है ना वो नहीं हो पा रही, उसका एक रीजन है पॉवर्टी, गुर्बती। तो आप अंदाजे लगाओगे, या आपको समझ में आ रहा है कि पॉवर्टी जो है वो कैसे एक्सप्लेन कर रही है इस पॉइंट को। गुर्बती कम है, गुर्बती ज्यादा है, क्या है। तो ये बात समझ में आ रही है। जी बेटा, क्लियर हो रही है मेरी बात। ये मैंने इतनी इवेल्यूशन की है बच्चों की, यही गलती आती है कि जब आप फ्रेजेस आपको यूज करने हैं तो आप प्रॉपर फ्रेज यूज करेंगे। अब क्या लिखोगे आप, देखें, कोई भी मसला है ना, उस मसले में ऐसे समझाएं जैसे इंक्रीजिंग पॉवर्टी। अब ये फ्रेज बता रहा है कि हाँ, इंक्रीज यानी बढ़ रही है। अब करप्शन बढ़ रही है तो हम जाहिर है हर दफा इंक्रीज नहीं लिखेंगे, हम कुछ और वर्ड लेंगे, ब्रजोनिंग। ठीक है, या और बढ़ा लो इसको, मल्टीप्लाइंग करप्शन। यानी कोई ऐसा वर्ड लगाओ जो कि बता रहा हो फ्रेज कि भाई इसका ये मतलब है। ठीक है। कुछ फ्रेजेस मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको काम आएंगी डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे के अंदर। लैक ऑफ एजुकेशन, ये लगा देना।
लैक ऑफ अवेयरनेस लगा सकते हो, किसी भी चीज के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से डिसमल बजटरी एलोकेशन। डिसमल, डिसमल का मतलब होता है गम, अफसोस, ठीक है। तो और क्या लगा सकते हैं? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और क्या लगाएंगे? डेक्लाइनिंग इकोनॉमी, ठीक है। और क्या लग सकता है? इंक्रीजिंग मेल फीमेल रेशो, गैप इन वर्किंग एनवायरनमेंट, पूरा लिख दिया मैंने। इसको अब छोटा कर लेंगे, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा आपको ना। अच्छा, उसके बाद मिस हैंडलिंग ऑफ डेटा। और हम क्या लिख सकते हैं सुनना? अच्छा देखिए, बहुत सारी मैंने अपने दौर में कोई 50 52 बनाई थी इसको ना। अब इससे फायदा क्या होगा? अब सुनते जाइएगा, समझ में आए तो नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे रिकॉर्ड हो रही है यूट्यूब पे, मैं अपलोड भी कर दूंगा। पहली चीज, आपने अभी तक जितने भी टॉपिक देखे हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, ठीक है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विमेन, एजुकेशन, कोई भी चीज हो, एजुकेशन इस्तेमाल होता है उसमें, यस या नो? जैसे इतना बता दें, एजुकेशन का फैक्टर डालोगे उसमें? बिल्कुल डालेंगे ना एजुकेशन। अब मुझे बताएं, ये जो पार्ट है ये तकरीबन हर ऐसे में सेम लगेगा। नशरा, बात समझ में आ रही है? अकबर, आपको क्लियर हो रहा है? यानी आपका एक पॉइंट मिल गया आपको कि यार लैक ऑफ एजुकेशन जो है ना, वो हर चीज में लगेगी, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, एआई हो, जेंडर इनइक्वालिटी आ जाए मेरे पास, पाकिस्तान का कोई भी मसला आ जाए, उसमें लैक ऑफ एजुकेशन आएगा। अच्छा, उसके बाद नंबर 2, इसके साथ साथ लैक ऑफ अवेयरनेस भी तो है। आज आपके पास बुनीर में कितना खतरनाक सैलाबी रेला आया हुआ है, काफी लोगों की डेथ हो गई है। डू यू थिंक, मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, देखिए इतनी तबाही हो गई है, कौम की आंखें खुल जानी चाहिए, ठीक है। क्या आपको लगता है कि ये आखिरी सैलाब होगा हमारा इतना डिस्ट्रक्टिव? यस और नो? ये आखिरी सैलाब होगा हमारा? नशरा ने फौरन बोल दिया नो। मुकद्दस भी कह रही है नो। सब कह रहे हैं कि नो। उसका रीजन क्या है? ये किसी और मुल्क में आता ना, वो क्या करते हैं, इसकी रूट कॉज पे जाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि दरिया बिफरा? अच्छा, कौन कौन से रूट से वो गुजरा, हमें कहाँ पे डैम बनाना चाहिए, हमें कौन कौन से गवर्नेंस के जो है वो मैटर करने चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं आपके भाई। 2025 अगस्त के अंदर जो जलजला आया था, सैलाब जो आया है, उसकी हमने प्लानिंग कर ली है। अगर इस टाइप का या इस मैग्नीट्यूड की कोई चीज आती है तो हमारी गवर्नमेंट इसको बचा लेगी। लेकिन अफसोस, अब होगा क्या? हमारे पास अवेयरनेस नहीं है कि हमें करना क्या है।
वहां जो लोग बैठे हैं वो क्या बोलेंगे कि भाई अब हमें इमदाद भेजो, और दुनिया लग जाएगी इमदाद करने पे, मुनीर की इधर से उधर से इमदाद आएगी, कुछ पैसा खाया जाएगा, कुछ पैसा लगाया जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई मैयर्स लेने को तैयार ही नहीं है। दिस इज लैक ऑफ अवेयरनेस। आपको याद होगा 2005 में जो अक्टूबर में जलजले आए थे, तो ये जो जलजले थे, इन्होंने बहुत तबाही मचाई थी। और अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो आज तक ऐसा एरिया है कि वो डेवलप ही नहीं हो पाए उनसे। 15-20 साल होने को आए हैं इस बात को। ठीक है, आगे चलेंगे। थर्ड पॉइंट है डिसमल बजटरी एलोकेशंस। ये पॉइंट भी आप हर जगह लगाओगे। आप बोलोगे सर कैसे लगाओगे? बेटा देखो, एजुकेशन कैसे आया, तुम उसमें एक बात लिखना कि हम अपने बजट का 1 से 2% के दरमियान, यानी अगर मुझे 100 रुपए खर्चा करने को मिलते हैं, मैं उसमें सिर्फ 1 रुपए जो है ना वो किस पे लगाऊंगा, स्कूल्स पे लगाऊंगा या एजुकेशन पे लगाऊंगा। ठीक है। अच्छा जी सर, ये नहीं आया, एआई आ गया, तो ये भी ठीक है। देखें, एआई जो है वो क्या है, कंप्यूटर्स है ना। आपने पैसा लगा के वेबसाइट तो बना दी, लेकिन उसका कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं बनाया। आप बजट को इस जगह पे यूटिलाइज ही नहीं करते। सही है। इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, आपके पास सैलाब आ रहा है, बारिशें हो रही हैं, जो लोग कराची में रहते कराची का हाल देख लें कि किस कदर शदीद गर्मी है हमारे पास, कितना ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास हुआ हुआ है, क्लाइमेट चेंज कितना हुआ हुआ है। लेकिन आपको कोई इदारा ऐसा नजर आ रहा है कराची के अंदर जो काम कर रहा है बड़ी सतह पे, ये गवर्नमेंट की उसके ऊपर जो है वो हाथ रखा हुआ है गवर्नमेंट ने कि यार ये काम कर रहे हैं हम, कि आज फलाना टेम्परेचर मिसाल के तौर पे एवरेज 49-30 चल रहा है, तो अगले साल हम इसको यहीं रोकें? कोई ऐसा टॉक शो हो रहा है कहीं पे, कोई ऐसी वीडियो आपको कहीं पे नजर आ रही कि अमलन कोई काम हो रहा हो? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इधर हमारा ध्यान नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन इस वजह से कि हमें अवेयरनेस नहीं मिल रही। भाई ऑब्वियस है, अगर मैं सारा दिन फेसबुक के ऊपर मुझे डकी भाई की वीडियो दिखाई जाएंगी, हर दफा मुझे ये पता चलेगा कि बच्चे मास्क अफसर को देख के खुश हो रहे हैं, तो ये वाले मैटर मैं क्यों डिस्कस करूं? मुझे अच्छी तरह याद है, निदा यासिर का एक शो था, उसके ऊपर किसी ने बोला भाई आप पढ़े लिखे लोगों को बुलाएं। तो उन्होंने एक मेडिकल की गोल्ड मेडलिस्ट को बुलाया जिसको 17-18 गोल्ड मेडल्स मिले थे, रिकॉर्ड बनाया उसने। वो कह रही सबसे ज्यादा लो टीआरपी इसी की आई है। कौन सुबह उठ के ये देखेगा कि यार अच्छा इसको 17 गोल्ड मेडल मिले, राइट? लेकिन लोग ये देखेंगे कि जी माहिरा खान की किससे शादी हो रही है, फाद मुस्तफा ने ऐसा क्या कर लिया, कौन सी सर्जरी करा दी, कौन सी जो है वो एक्ट्रेस बाहर चली गई, कौन सी पाकिस्तान वापस आ गई। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। बात समझ में आ रही है आपको? तो पहले हमारे पास एजुकेशन ही नहीं है। जब एजुकेशन नहीं है तो हमें अवेयरनेस देने वाले लोग नहीं है, और फिर सोने पे सुहागा हमारे पास क्या है कि हम उन चीजों पे बजट लगाते ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद आप आए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ये भी हर जगह फिट होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है? मेरी आज गवर्नमेंट है, पहला दिन है आज, मुझे तकरीबन 1 से 1.5 साल लगेगा पुरानी गवर्नमेंट की स्कीमों को खत्म करने में। ठीक है, कोई भी नई जमात आती है वो क्या करती है, पुराना सब वाइप आउट करो, सारे अराकीन निकाल दो। 1 साल 1.5 साल शुरू का शेकी होता है। अच्छा जी, अब मेरे पास कमांड आ गई, मुझे चीजें आ गई, अब मैं अपनी स्कीमें लगाऊंगा। 1 साल से 1.5 साल मुझे लगेगा उन चीजों को खड़ा करने में। जैसे अगर लैपटॉप स्कीम है तो जी पूरे मुल्क में लैपटॉप स्कीम चलेगी, मजदूरों की स्कीमें, बेनजीर इनकम सपोर्ट, जो भी चीज आई थी उसको टाइम लगता है। फिर होता ये है कि उसको पता चलता है कि भाई अगले 6 महीने बाद मेरी गवर्नमेंट जा रही है, इलेक्शन हो गए, अदम एतमाद आ गया, फलाना, बहुत सारी चीजें हमारे मुल्क में। हम अभी चीजें स्क्रैच से शुरू कर रहे थे, फिर हम स्क्रैच पे आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अगली गवर्नमेंट आएगी, वो फिर पुराना काम जीरो करेगी, और ये एक साइकिल डेमोक्रेसी की चलती जाएगी।
अब इसको कनेक्ट करते हैं हम एजुकेशन से। आज सिंध के अंदर सरदार शाह जो है, वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, वो क्या कहते हैं कि जी टीचर भरो इसमें, और दबा के सिंध के अंदर मेरिट के ऊपर। मैं एक तारीफ करूंगा सिंध गवर्नमेंट की, मैं ऑब्वियसली सिंध गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की इस पे तारीफ बनती कि वो मेरिट पे भर्तियां कर रहे हैं। अब सरदार शाह साहब जो है, उन्होंने मेरिट पे टीचर्स भर दिए हजारों की तादाद में। ठीक है, अब ये टीचर आए हैं, माहौल देख रहे, समझ रहे, लेकिन अब क्या होगा, जैसे गवर्नमेंट बदली, मिनिस्टर बदला, अब उस मिनिस्टर की प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाएगी। वो ये काम रोक देगा, वो बोलेगा भाई लोग तो भर लिए, आओ टेक्नोलॉजी पे काम करें। वो टेक्नोलॉजी पे काम शुरू कर देगा। फिर हुकूमत बदलेगी, फिर कोई और आएगा, वो किसी और चीज पे काम करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ग्लोबल वार्मिंग पे भी ऐसे ही लगा सकते हो, एआई पे भी लगा सकते हो। फिफ्थ आपका डिक्लाइनिंग इकोनॉमी। हम लोग किसी भी काम में हाथ इस वजह से नहीं डालते बेटा, हमारी इकोनॉमी गिर रही है। जिस मुल्क में डैम फंड के नाम पे 10-10 रुपए लोग जमा करवा रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट के पास पीछे बैकअप तो कुछ भी नहीं है। एक पुल अगर बनाना है तो कितने में बनेगा, क्या सिलसिला होगा, किसी को नहीं पता। $8 290 है, कल 295 होगा, फिर 300 पे चला जाएगा। हमारी इकोनॉमी तो दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रही है। बांग्लादेश की बेहतर हो गई, इंडिया की बेहतर हो गई, इवन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी बेहतर है हमसे। जब इकोनॉमी बेहतर होगी, तभी तो आपकी जेंडर इनइक्वालिटी खत्म होगी। जब इकोनॉमी बेहतर होगी तो एजुकेशन अच्छी होगी, तब तो तुम टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर पाओगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है इंक्रीजिंग मेल फीमेल गैप। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अगर मैं नहीं भी बताऊं आपको तो आपको पता है कि कुछ ऐसे इदारे हैं जहां बिल्कुल ही खवातीन नहीं चाहिए होती। आज सुबह ऐसे ही मैंने लिंक्डइन खोला था, ऐसे ही है मोनिस, ऐसे ही है। आज सुबह लिंक्डइन खोला मैंने तो उसमें जॉब आई हुई थी, पूरी जॉब पड़ी तो नीचे सिर्फ मेल प्रोमिनेंट करके लिखा था, विच मीन्स कि उन्हें फीमेल रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब ये क्या सिलसिला है। तो ये आप एजुकेशन बंद कर दे फिर, या आप बोले भाई मर्दों को पढ़ाओ औरतों को नहीं पढ़ाओ। या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ फीमेल चाहिए होती है, ये रिसेप्शनिस्ट की जॉब है। हॉस्पिटल चले जाओ तो फीमेल मिलेगी, किसी परचेज करने किसी मॉल चले जाओ तो काउंटर पे फीमेल मिलेगी आपको। तो भाई आप वहां लिख दो कि भाई यहाँ मर्दों का काम नहीं है। ठीक है। मिस हैंडलिंग ऑफ डेटा, ये आपके पास कैसे आता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो आपको प्रॉपर डेटा नहीं प्रोवाइड कर सकती। कैसे नहीं प्रोवाइड कर सकती, आज तक आपकी आबादी कितनी है किसी को नहीं पता, एक टाउन के अंदर कितने घर हैं ये नहीं पता, कितना यंग बच्चा है, कितना बेरोजगार है, किसी को सही डेटा पता ही नहीं है। जब तक हमें सही डेटा पता नहीं होगा हम काम नहीं कर सकते। एक अंग्रेजी की कहावत है, अगर प्रॉब्लम आपको 50% जो है ना, अगर प्रॉब्लम आपको 100% समझ में आ गई है, प्रॉब्लम 100% समझ में आ गई, तो 50% आपने उसको सॉल्व कर लिया है। अभी तक हमें बेसिक चीजें ही नहीं पता, तो हम क्या करेंगे। लास्ट इज प्रीवेलेंट ऑफ सोशल क्राइम्स, यानी कि सोशल क्राइम जो है ना बहुत ज्यादा मौजूद है, हर चीज में लगेगा ये भी। मैं अगर आज अहद करता हूँ कि मैं दरख्त लगाऊंगा एक, सबसे पहले मुझे डर ये कि जब मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके बाहर निकलूंगा कोई मेरी बाइक ना छीन ले। ठीक है। फिर मुझे ये डर कि जिससे मैं पौधे लेने जा रहा हूँ कहीं वो मुझे महंगा पौधा ना दे दे। मैं लगाऊंगा कहाँ, किसकी इजाजत लूंगा, और मैं लगाऊं कोई तोड़ के ले जाए, या पता नहीं कोई मुझे ही हिरासत में ना ले ले, ये क्या कर रहा है यहाँ पे। बहुत सारे डर तो मेरे माइंड में है। जब आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही अच्छी नहीं है, तो आप किसी भी चीज को सही से नहीं काम कर सकते। ठीक है। लास्ट 1 मिनट रह गया, बस थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ये मैं आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ आपको कि आप लिखें इनको पेपर में। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जी बाहर का मुल्क तरक्की कर रहा है, ऑब्वियस है, बाहर इस मुल्क ने ऐसे कर लिया, वहां देखो यूं है। हमारे मुल्क में बाहर के लॉज नहीं लग सकते। द सिंपल रीजन इज
कि उनको बेसिक नेसेसिटीज मिलती है, हमें बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं मिलती, इसीलिए हम लाइन लगाना नहीं चाहते। तो हम वो कौम है जो लाइन तोड़ के आगे बढ़ते, कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं उसे ना मिल जाए, कहीं कोई चार ना ले जाए, हमारी बारी नहीं आएगी। ये गलत नहीं करते हम, हमारी नरिशमेंट ऐसे हुई, हम बड़े ऐसे हुए देखते हुए, हम कोई जापान या अमेरिका में पैदा नहीं हुए जहाँ लोगों को बेसिक नेसेसिटीज मिल रही है। ठीक है जी। तो बस आज बताना ये था कि आप इन पॉइंट्स को इस्तेमाल कीजिएगा और आपका जो है वो ऐसे अच्छा बन जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह बकिया फिर अगली क्लास में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।